everyone, welcome to Bansal Academy platform here. तो जैसे कि रिसेंटली लेक्चरर्स की पोस्ट के लिए जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस एग्जाम जो कंडक्ट है वो करवाया गया था। आज इस सेशन में हम फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पेयर ऑफ न्यूक्लियाई इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज in one is equal to number of neutron in the other are called। ऑप्शंस है हमारे पास आइसोमर्स, आइसोटोन्स, मिरर न्यूक्लियाई या फिर नन ऑफ them। तो हमें यहाँ पे क्या है, एक पेयर ऑफ न्यूक्लियाई गिवन है जिसमें एक में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो किसके इक्वल है, दूसरे न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल है। तो ऐसे जो पेयर होते हैं न्यूक्लियाई के उनको हम क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिक्विड ड्रॉप मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumption। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियॉन्स डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। सेकेंड ऑप्शन है न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एट शॉर्ट रेंज। थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट ईच अदर एट लॉन्ग रेंज या फिर लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ अबव। अब जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है उसकी बेसिक assumption जो होती है वो क्या होती है कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन शो करते हैं। नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन यहाँ पे होती है न्यूक्लियॉन्स में। तो नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन हो रही है, तो जो नजदीक के नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स होंगे उनके साथ उनकी इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एट द शॉर्ट रेंज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे मैच करना है, लिस्ट वन हमें यहाँ पे गिवन और लिस्ट टू भी गिवन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे है कैल्शियम और पोटाशियम। इसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, दैट इज ए माइनस जेड। तो कैल्शियम में अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 40 माइनस 20 दैट इज 20। अगर कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, ए है 39, जेड है 19, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या है 20। मतलब कि ये जो फर्स्ट है ऑप्शन हमारा कैल्शियम और पोटेशियम, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है और ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन। तो ये जो फर्स्ट है उसका ऑप्शन 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस हम यहाँ पे ध्यान से देखें, फर्स्ट का 1 मेंशन है तो ये गलत है, बी ऑप्शन भी निग्लेक्ट हो गया हमारा, तो सी और डी में से कोई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट पेयर है वो क्या है, आइसोटोन्स का है। ठीक है, तो सी और डी में से एक होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अगर फोर्थ ऑप्शन देखूं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट क्या है, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट है ना, एक का 235 है एक का 238 है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है दैट इज 92। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो फोर्थ किसके साथ मैच होगा यहाँ पे, के साथ। तो देख लेते हैं फोर्थ टू यहाँ पे मैं प्रेजेंट है, ये वाला फिर डी ऑप्शन भी निग्लेक्ट हो गया, ऑप्शन सी आएगा सीधा इसका आंसर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शंस फाइंड करके हमारा आंसर मिल चुका है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन, इनमें क्या है देखो, सेम जेड है, सेम ए है, सॉरी मास नंबर सेम है बट डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर। तो ये ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है उसका क्या आना चाहिए, थर्ड, यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइसोमर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। इसमें भी हमें मैच करना है। लिस्ट वन में हमारे पास क्या है, जीएम काउंटर, सिंटिलेशन डिटेक्टर, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर और साइक्लोट्रॉन। और लिस्ट टू में जो ऑप्शंस मेंशन है दैट इज सोडियम आयोडाइड, पार्टिकल एक्सेलरेटर, आर्गन गैस और पीएन जंक्शन डायोड। तो हमें इन दोनों को मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। चलो मैच करते हैं यहाँ पे। जीएम काउंटर जो होता है इसमें हमारे पास क्या होता है, आर्गन गैस प्रेजेंट होती है, ऑप्शन 3 के साथ ये फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट का 3 ऑप्शन मतलब ए भी निग्लेक्ट हो गया, ऑप्शन डी भी निग्लेक्ट हो गया और बी और सी में से कोई एक होगा, राइट।
अगर यहाँ पे देखे साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल एक्सलरेटर होता है, फोर्थ का 2 ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे दोनों में ही फोर्थ 2। ठीक है, अब थर्ड के लिए चेक करते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, ऑब्वियस है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड होगा, तो यहाँ पे थर्ड के साथ फोर्थ मैच करेगा, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्या है, सेंटिलेशन डिटेक्टर। सेंटिलेशन डिटेक्टर में हमारे पास क्या होता है, सोडियम आयोडाइड, तो सेकंड का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, सो ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट बीटा डीके। बीटा डीके में क्या ट्रू नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, इट ओबेज ऑल द थ्री कंजर्वेशन लॉज, दैट इज एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड ऑप्शन है, इट लेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिनोस। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इज emitted along with the neutrino, और लास्ट ऑप्शन है, पैरिटी इज नॉट वायलेटेड। तो बीटा डीके में जनरली होता क्या है, बीटा डीके बेसिकली हम तीन टाइप्स में पढ़ते हैं, एक बीटा पॉजिटिव डीके होता है, एक बीटा नेगेटिव, और इसी के अंडर हमारे पास आता है एक फिनोमिना इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बीटा पॉजिटिव में क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिट्रॉन जो है वो निकलता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन, राइट। बीटा नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। कन्वर्जन कैसे होती है, यहाँ पे प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, और यहाँ पे प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में आता है एंटी न्यूट्रिनो, और यहाँ पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, और ये एंटी न्यूट्रिनो। बीटा नेगेटिव डिके में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें मिलते हैं, तो बीटा नेगेटिव डिके उन एलिमेंट्स में होगा जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा होंगे, ठीक है। और बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता है, पॉजिट्रॉन निकलता है, तो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, और यहाँ पे, तो ये रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, ठीक है। अब जब ये बीटा डीकेज होते हैं, तो इसमें जो रिएक्शंस हो रही है ये सारी, यहाँ पे कंजर्वेशन लॉज हमेशा ओबे होते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमें नॉट ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड करनी। अब जब बीटा डीके जो है वो परफॉर्म किया गया था, जनरली जो इक्वेशन ली गई थी सबसे पहले वो ये ली गई थी, बट इसमें क्या था, कंजर्वेशन लॉज वैलिड नहीं हो रहे थे, तो इसको वैलिड करवाने के लिए यहाँ पे एक पार्टिकल ऐड किया गया, दैट इज न्यूट्रिनोस। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की डिस्कवरी हमें बीटा डीके से ही पता चली थी, तो ऑप्शन बी भी ट्रू स्टेटमेंट है, बट ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आर एमिटेड अलोंग विद न्यूट्रिनो, ये भी स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन यहाँ पे मिट होते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी नहीं आएगा इसका, बट जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो बीटा डीके होता है इसमें पैरिटी जो होती है वो वायलेट होती है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिट्रॉन्स यहाँ पे रिएक्शन में प्रेजेंट है, ये क्या होते हैं हमारे पास, लैप्टोन्स होते हैं, और लैप्टोन्स वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वीक इंटरेक्शन होती है ये बीटा डी के, और यहाँ पे पैरिटी जो होती है वो वायलेट होती है, ठीक है। वायलेट मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आना चाहिए। यहाँ पे मेंशन है कि पैरिटी इज नॉट वायलेटेड, तो ये गलत ऑप्शन है, गलत स्टेटमेंट है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन गिवन है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे रिएक्शन को देखें, यहाँ पे क्या है हमारे पास, पायोन है, प्रोटॉन है, ये हमारे पास ए मेसोन और लैम्डा जीरो पार्टिकल, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या है, हेड्रोन्स के अंडर आते हैं। हम जब पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, एक लैप्टोन्स होते हैं, एक हेड्रोन्स होते हैं। लैप्टोन्स में तो हमारे इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, और न्यूट्रिनोज इनके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटी न्यूट्रिनोज। म्यू पार्टिकल होता है, यहाँ पे टाउ पार्टिकल होता है, इनके एंटी पार्टिकल्स और न्यूट्रिनोज प्रेजेंट होते हैं। हेड्रोन को आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मेसोन्स और हाइप्रोन। मेसोन्स में पाई मेसोन्स आते हैं, के मेसोन्स आते हैं, ईटा मेसोन होता है इनके, यहाँ पे पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो, के पॉजिटिव, के जीरो, के नेगेटिव, के जीरो, ठीक है, ईटा जीरो। यहाँ पे हाइप्रोन्स में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा स्पेशन पॉजिटिव,
ये वाले पार्टिकल्स कास्केड जीरो, कास्केड नेगेटिव, ठीक है, ओमेगा नेगेटिव, ये पार्टिकल्स प्रेजेंट। अब कहने की बात है कि जो पाइॉन्स हैं वो हेड्रॉन्स के अंडर आते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन भी हेड्रॉन्स जो है मेन उसके अंडर ही आते हैं, लैम्डा जीरो के जीरो। तो जो हेड्रॉन्स होते हैं मोस्टली वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट। हेड्रॉन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लैप्टॉन्स वीक इंटरेक्शन में। तो इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑप्शन। यहीं से ये क्वेश्चन जो है वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट दूसरा वे क्या है, कंजर्वेशन लॉस लगा के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमें चेक करना होता है कि रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वीक इंटरेक्शन है, हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, एक आइसोस्पिन चेक करते हैं, आई3 कंपोनेंट चेक करते हैं, और स्ट्रेननेस जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्ट्रेननेस देख लेते हैं, कंजर्व आ रही है या नहीं आ रही है। ये तो स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, पायोन की स्ट्रेननेस जीरो, प्रोटॉन की स्ट्रेननेस जीरो, लैम्डा जीरो की स्ट्रेननेस -1 होती है, के मेजोन की स्ट्रेननेस क्या होती है, +1। अब जब यहाँ पे ध्यान से देखें तो स्ट्रेननेस बिफोर रिएक्शन जीरो है और आफ्टर रिएक्शन भी क्या है, जीरो है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेननेस जो है वो कंजर्व है, ठीक है। तो स्ट्रेननेस कंजर्व होगी यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे आई कंपोनेंट की। आई कंपोनेंट पाई नेगेटिव के लिए आई की वैल्यू, आइसोस्पिन कितना होता है, 1 होता है, प्रोटॉन के लिए हाफ होता है, इसके लिए जीरो आएगा, के जीरो के लिए, के जीरो जो है हमारे पास के मेजोन, इसकी आइसोस्पिन कितनी होती है, 1/2। अब जो आइसोस्पिन होता है ना उसको हम एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं, यहाँ पे इसकी वेक्टर एडिशन होती है। तो बिफोर रिएक्शन हमारा आइसोस्पिन कितना आएगा, वेक्टर एडिशन ऐसे करेंगे, I1 माइनस I2 से लेके I1 प्लस I2 वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। तो बिफोर रिएक्शन हमारे पास आइसोस्पिन कितना आ रहा है, 1 माइनस हाफ इट इज 1/2, 1 प्लस हाफ इट इज 3/2। तो ये आइसोस्पिन है बिफोर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन क्या मिल रहा है, 0 माइनस हाफ करो या 0 प्लस हाफ करो तो हाफ। अब यहाँ पे आइसोस्पिन कैसे कंजर्व है, क्योंकि देखो बिफोर रिएक्शन जो आइसोस्पिन की वैल्यू है 1/2, वो फाइनल आफ्टर रिएक्शन भी तो मिल ही रही है, तो आइसोस्पिन भी यहाँ पे क्या है, कंजर्व। कि जो हमें रिएक्टेंट के लिए आइसोस्पिन मिल रहा है वो प्रोडक्ट में मिल रहा है ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आइसोस्पिन कंजर्व है, क्योंकि देखो बिफोर रिएक्शन 1/2 प्रेजेंट है और आफ्टर रिएक्शन 1/2 है, तो आइसोस्पिन भी क्या हो गई, कंजर्व हो गई। अगर I3 कंपोनेंट यहाँ पे लिखना हो, I3 कंपोनेंट देखना हो, तो पाई नेगेटिव का I3 कंपोनेंट क्या होता है, -1, प्रोटॉन का 1/2, लैम्डा जीरो का हमारे पास I3 कंपोनेंट जीरो आएगा, और के जीरो का क्या होता है हमारे पास, दैट इज -1। अब जो I3 कंपोनेंट होता है ये तो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिक एडिशन ये फॉलो करता है। तो बिफोर रिएक्शन अगर हम बात करें, I3 कंपोनेंट कितना आएगा, -1 +1/2, कितना मिला ये, -1/2, मतलब बिफोर रिएक्शन I3 की वैल्यू क्या है, -1/2 है। आफ्टर रिएक्शन चेक करें तो कितना आएगा, 0 माइनस हाफ, दिस इज -1/2, मतलब बिफोर रिएक्शन I3 की वैल्यू -1/2 है, आफ्टर रिएक्शन भी -1/2 है, तो I3 भी कंजर्व है। मतलब कि इस रिएक्शन में I भी कंजर्व है, I3 भी, स्ट्रेननेस भी, और ये तीनों कंजर्वेशन किसमें में होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की एग्जांपल है। तो इस तरह से कंजर्वेशन लॉ लगा के हम जब भी इंटरेक्शन चेक करनी होती है, हम ये तीन चीजें चेक करते हैं ना, आइसोस्पिन, उसका थर्ड कंपोनेंट और स्ट्रेननेस। अगर ये तीनों कंजर्व है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो, ठीक है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन कर सकते थे, या फिर सीधा यही से जज कर सकते थे कि ये जो सारे पार्टिकल्स है ये हेड्रॉन्स है, और हेड्रॉन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑप्शन बी आएगा सीधा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। गिवन द रिएक्शन, हमें ये रिएक्शन गिवन है, असर्शन क्या है कि रिएक्शन कैन नॉट अकर, ये रिएक्शन नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। कैसे, कंजर्वेशन लॉस हम यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं चार्ज कंजर्वेशन है या नहीं, इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर -1 चार्ज। तो बिफोर रिएक्शन चार्ज क्या है, 0, आफ्टर रिएक्शन क्या है, चार्ज 0, तो चार्ज तो कंजर्व हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर चेक करें, ये पॉजिट्रॉन है, एंटी पार्टिकल है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर की वैल्यू -1, ये इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है ये, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर की वैल्यू 1 है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो बिफोर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर की वैल्यू 0, आफ्टर रिएक्शन भी 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर कंजर्व।
ठीक है, अब हम चेक करते हैं म्योनिक लैप्टॉन नंबर प्लस, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लूं, यहाँ पे लिख देती हूँ। म्योनिक लैप्टॉन नंबर को हम कैसे चेक करते हैं कि जो म्योन पार्टिकल होगा उसके लिए 1 होगी इसकी वैल्यू, और एंटी पार्टिकल के लिए -1। ये तो म्योन म्योन है ही नहीं, ये भी नहीं है, 0। ये क्या है, एंटी पार्टिकल है ना म्योन का, क्योंकि हमारा पार्टिकल म्यू नेगेटिव होता है, ये म्यू पॉजिटिव है। एंटी पार्टिकल के लिए इसकी वैल्यू -1, और ये तो है ही नहीं, 0 आएगा इसके लिए लैप्टॉन नंबर। तो यहाँ पे बिफोर रिएक्शन म्योनिक लैप्टॉन नंबर जो है वो 0 है, आफ्टर रिएक्शन -1 है, तो ये तो कंजर्व नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो नहीं पॉसिबल है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट तो सही है कि रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकती। रीजन क्या है, यहाँ पे म्योन लैप्टॉन नंबर इज नॉट कंजर्व, तो रीजन भी ट्रू है, क्योंकि म्योनिक लैप्टॉन नंबर तो यहाँ पे रिएक्शन के लिए कंजर्व नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, आंसर ए, कि बोथ ए एंड आर ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और जो रीजन है दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वार्क कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली इज गिवन बाय। तो क्वार्क कंपोजिशन पूछी गई है, तो न्यूट्रॉन की क्वार्क कंपोजिशन क्या होती है, ये एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, और जो प्रोटॉन होता है दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है। स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज क्वार्क तो आएगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेंज पार्टिकल तो है ही नहीं, ये तो सीधा ही चलेगा। स्ट्रेंज पार्टिकल थोड़ी ना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इसमें क्वार्क कंपोजिशन में स्ट्रेंज पार्टिकल तो आएगा नहीं, स्ट्रेंज क्वार्क तो आएगा नहीं। तो ए और बी तो सीधे ही निग्लेक्ट हो गए, तो बचा क्या, सिर्फ सी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर न्यूक्लियर शेल मॉडल फॉलोइंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिजल्ट इन एक्स्ट्रा स्टेबल न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियर शेल मॉडल के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन से जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन ए है 2 8 20 28, बी ऑप्शन 2 8 10 40, सी ऑप्शन 4 6 20 50, डी ऑप्शन है 6 14 28 40। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए आना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हमें कैसे पता चलती है, मैजिक नंबर से। जो मैजिक नंबर न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, ज्यादा स्टेबल होंगे। और मैजिक नंबर कौन से होते हैं, 2 8 20 28, यही होते हैं। तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द टू आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स है, एक तो ये 16 और ये O18। इनके न्यूक्लियर मासेस हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली। विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। गिव स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स बोला है कि एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और दो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू। गिवन मास क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज, ये मासेस हमें गिवन है। ठीक है, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास। ऑप्शन ए क्या है कि जो ऑक्सीजन 18 है वो ज्यादा अबंडेंट है, ऑक्सीजन 16 जो है वो ज्यादा अबंडेंट है। ऑप्शन सी है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑक्सीजन O18 की कम है और 16 की ज्यादा है। नन ऑफ अबव, लास्ट ऑप्शन। सबसे पहले अगर बात करें ऑक्सीजन 16, इसमें हम पहले चेक करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आती है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8, 16 माइनस 8। तो बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको ऐड किया माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसको 931.5 MeV में मल्टीप्लाई करेंगे तो 930 MeV में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 8, मास ऑफ प्रोटॉन हमें गिवन है 1.007276, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8, और मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008665, माइनस मास ऑक्सीजन के लिए मास कितना है, ये रहा 15.990523। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो हमारे पास MeV में आंसर आएगा। जो आंसर आएगा उसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करेंगे, तभी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकलेगी। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमें A से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, A क्या है 16, तो उससे डिवाइड करेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन 16 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है अप्रोक्सीमेट 7.97 समथिंग आती है वैल्यू।
अगर यही चीज हम ऑक्सीजन 8 18 के लिए चेक करें, प्रोटॉन इसमें 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 10 है, तो यहाँ पे जब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन से लास्ट में डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, राइट, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00776 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086665 माइनस इसका न्यूक्लियर मास हमें गिवन है यहाँ पे 17.994768, और ये जो आंसर आएगा इसको लास्ट में 931.5 MeV में कन्वर्ट कर देंगे ताकि रिजल्ट हमारा MeV में आ जाए, ठीक है। वो बाइंडिंग एनर्जी आ गई, फिर लास्ट में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड करेंगे, दैट इज 18, तो ये डिवाइड करके इस ऑक्सीजन 18 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आती है, 7.7 MeV, इतनी वैल्यू आती है। तो ये तो सही है ना कि ऑक्सीजन O18 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.7 समथिंग है और इसकी 7.9 है, तो ऑप्शन सी तो करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट सी करेक्ट है ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑक्सीजन 18 की क्या है, कम है, लेस देन ऑक्सीजन 16। दूसरा पॉइंट, दूसरा ये जो ऑक्सीजन 16 है इसमें अगर हम ध्यान से देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने हैं, 8, और हमारे पास मैजिक नंबर क्या होता है, दैट इज 2 8 20 28 50, ठीक है, 82 126, ये सारे मैजिक नंबर है। अब यहाँ पे 8 क्या है, मैजिक नंबर है हमारा, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसके इक्वल है, मैजिक नंबर के इक्वल है दोनों, तो मतलब ये जो ऑक्सीजन 16 है ये मैजिक नंबर न्यूक्लियाई है, और ये क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये जो मैजिक नंबर न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं मैजिक नंबर के इक्वल हो, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो अबंडेंस भी ज्यादा मिलेगी, तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आएगा। तो ऑक्सीजन 16 इज मोर इम्पोर्टेंट, ये भी सही है स्टेटमेंट, और ऑप्शन सी भी जो है वही, वो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही मेंशन है स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, मतलब एक स्टेटमेंट भी सही हो सकती है और दो भी सही हो सकती है, एक से ज्यादा भी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही मेंशन है। तो यहाँ पे हमारा बी और सी दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर बने। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाँ, अगर हम यहाँ पे इसकी प्रोविजनल आंसर की जो प्रोवाइड की गई है ना, उसमें यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन बी मेंशन है, तो ऑप्शन बी नहीं आएगा अकेला, ऑप्शन बी और सी दोनों जो ऑप्शंस है यहाँ पे करेक्ट आएंगे, तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट है विच टर्म और टर्म्स वर एडेड एज एन इम्प्रूवमेंट टू द सेमी इंपिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला। अब हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि सेमी इंपिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला में हमने कौन सी इंप्रूवमेंट टर्म्स जो है, टर्म या टर्म्स ऐड की गई है, ठीक है। अब सेमी इंपिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला में हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास वॉल्यूम एनर्जी टर्म आई थी सबसे पहले, वॉल्यूम एनर्जी टर्म में यहाँ पे हमें क्या पता चला था कि जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको हमने जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले सेमी इंपिरिकल फॉर्मूला में जब बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन की गई थी वो वॉल्यूम एनर्जी टर्म को लेके डिफाइन की गई थी, तो ये बी ऑप्शन तो आना नहीं चाहिए, बी ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट थोड़ी ना है, क्योंकि जब सेमी इंपिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला दिया गया था तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो वॉल्यूम एनर्जी को लेके, वॉल्यूम एनर्जी टर्म को लेके डिफाइन की गई थी। उसके बाद जितनी भी टर्म्स आई, सरफेस एनर्जी टर्म, कूलम एनर्जी टर्म, जिसमें हम कूलम रिपल्सिव फोर्सेस का इफेक्ट कंसीडर करते हैं, सरफेस एनर्जी टर्म में हम बोलते हैं कि जो सारे के सारे न्यूक्लियंस होते हैं, जैसे कि जो बल्क में न्यूक्लियन प्रेजेंट होगा उस वो तो हर तरफ से सराउंडेड हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, बट जो सरफेस पे न्यूक्लियन होगा वो हर तरफ से थोड़ी ना सराउंडेड होता है नेबरिंग न्यूक्लियन से, तो ये जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म में हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट किया वो एक्स्ट्रा आ गई है, ये रीजन था कि सरफेस एनर्जी टर्म जो है वो ऐड की गई थी, क्योंकि वॉल्यूम एनर्जी टर्म क्या बोल रही थी कि यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की गई थी वो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ही वैल्यू आ रही थी। उसका रीजन क्या था कि इसने अज्यूम किया था कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई बल्क में न्यूक्लियन प्रेजेंट है वो हर तरफ से नेबरिंग न्यूक्लियन से सराउंडेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें,
बट जब आप सरफेस के न्यूक्लियन की बात करते हो, वो हर तरफ से सराउंडेड थोड़ी है, सिर्फ थोड़े से न्यूक्लियंस के साथ वो सराउंडेड है। तो ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म में एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की गई थी, इसी वजह से जो करेक्शन है वो ऐड की गई थी सरफेस एनर्जी की हेल्प से। तो सरफेस एनर्जी टर्म भी यहाँ पे क्या आएगी, इम्प्रूव एज ए इम्प्रूवमेंट ऐड की गई थी। फिर उसके बाद कूलम एनर्जी टर्म आ गई थी, क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ाते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगी उनमें, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है, तो उसकी वजह से करेक्शन टर्म जो है ये कूलम एनर्जी टर्म ऐड की गई थी। उसके बाद हमारे पास आया था असिमेट्री। असिमेट्री एनर्जी टर्म क्यों ऐड की गई थी, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ रहे हैं, ए बढ़ रहा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते हैं। असिमेट्री आ गई थी क्योंकि जितने ज्यादा प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे रिपल्सन बढ़ती जाएगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स ऐड करते हैं। तो ये असिमेट्री एनर्जी टर्म उस रीजन की वजह से ऐड की गई थी। फिर आती है पेयरिंग एनर्जी टर्म। पेयरिंग एनर्जी टर्म क्यों ऐड की गई थी, ऑड और न्यूक्लियाई, ऑड इवन न्यूक्लियाई के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए ही ये टर्म ऐड की गई। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट टर्म्स अगर हम बात करें, सिर्फ बी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारी इम्प्रूवमेंट टर्म्स है, ए सी डी ये सारी आएंगी। बट हाँ, अगर क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमें तो एक ऑप्शन करेक्ट करना है, अगर तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी बनना चाहिए। ऑप्शन डी आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, पेयरिंग एनर्जी टर्म। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सारी जो टर्म्स है ये सारी इंप्रूवमेंट्स ही हैं, ये सारी करेक्शन टर्म्स ही हैं बाइंडिंग एनर्जी सेमी इंपिरिकल फॉर्मूला में। बट सबसे बाद में जो ऐड की गई थी वो पेयरिंग एनर्जी टर्म ऐड की गई थी। तो इसका आंसर करेक्ट जो आना चाहिए वो डी ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले, यहाँ पे टर्म और टर्म्स भी लिखा हुआ है, तो ये क्लियर नहीं है ना यहाँ पे कि हमें टर्म और टर्म्स सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे तो फिर सभी ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए बी ऑप्शन को छोड़ के। अगर मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना है तो इसका करेक्ट आंसर डी आना चाहिए। पेयरिंग एनर्जी टर्म जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट सबसे बाद में, अगर बात करें कि सबसे लास्ट में ऐड की गई थी, मतलब बोल सकते हैं लेटेस्टली ऐड की गई थी, कि ये करेक्शन टर्म सबसे बाद में आई है, तो ये इसका आंसर यहाँ पे बनना चाहिए। तो ऑप्शन डी आना चाहिए अगर हमें एक ऑप्शन चूज करना है, अदरवाइज तो इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे, सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं। अगर हम आंसर की बात करें तो उसमें जो आंसर की है वो सी ऑप्शन प्रेजेंट है, ये सी आंसर नहीं बनना चाहिए, गलत है, असिमेट्री एनर्जी ऑप्शन नहीं बनना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर जो आना चाहिए वो डी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग द पैरिटी ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन की पैरिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, एक असर्शन गिवन है और एक रीजन गिवन है। असर्शन क्या है कि पैरिटी ड्यूट्रॉन की पॉजिटिव होती है, और रीजन दिया गया है कि स्पिन उसकी क्या है, 1 है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा। अब जो ड्यूट्रॉन होता है ये सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, इसी तरह से ड्यूट्रॉन भी हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट न्यूक्लियस है। ठीक है, ड्यूट्रॉन में हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 1, प्रोटॉन्स कितने होते हैं, यहाँ पे 1 होते हैं, 1s2 होता है ना यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, ड्यूटीरियम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो ये ड्यूट्रॉन बन जाता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1, प्रोटॉन्स कितने हैं, 1। अब पैरिटी अगर चेक करनी होती है, पैरिटी कैसे चेक करेंगे, पैरिटी हम चेक करते हैं -1 की पावर Lp प्लस Ln। तो हमें L जो क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए पता होना चाहिए, तभी हम पैरिटी चेक कर सकते हैं और पैरिटी बता सकते हैं कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, शेल मॉडल में जैसे हम न्यूक्लियॉन्स को फिल करते हैं वैसे फिल करेंगे। अब जैसे मैंने न्यूट्रॉन को फिल किया, न्यूट्रॉन हमारे पास एक ही है तो वो 1s हाफ में जाएगा। इसी तरह से मैंने प्रोटॉन को फिल किया, प्रोटॉन भी यहाँ पे 1s हाफ शेल में जाएगा, तो ये फिलिंग कर दी मैंने। ठीक है, अब न्यूट्रॉन किस में प्रेजेंट है, s में, तो s के कोरेस्पॉन्डिंग हमारा l कितना होता है, 0। प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन किस में है, s सब शेल में, तो यहाँ पे s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। हमें Lp भी पता चल गया, Ln भी पता चल गया। अब बात आती है, मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है ये मैंने ऐसे समेशन में क्यों लिखा है, क्योंकि जो ड्यूट्रॉन होता है ना, इसमें जो ग्राउंड स्टेट होती है वो मिक्सचर होती है s और d का।
दोनों लेने पड़ते हैं हमें, यहाँ पे LP भी आएगा प्लस LN भी आएगा, और इसकी जो ग्राउंड स्टेट मिक्सचर होती है S और D का, तो हमें यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे पैरिटी चेक करने के लिए लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे फिल कर देते हैं, LP कितना है 0, LN की वैल्यू 0, तो -1 की पावर 0 क्या आएगा 1, तो पैरिटी क्या है इसकी, पॉजिटिव पैरिटी आ रही है 1, पॉजिटिव पैरिटी है, तो असर्शन वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है। रीजन क्या दिया गया है, स्पिन ऑफ ड्यूट्रॉन इज 1। स्पिन ऑफ ड्यूट्रॉन कैसे चेक करेंगे, स्पिन चेक करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम एक नंबर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज JP प्लस JN प्लस LP प्लस LN, ये पूरा फाइंड करते हैं। अगर ये सारे हम ऐड करके हमें ऑड मिल रहा है, नंबर ऑड आ रहा है, तो हमारी जो स्पिन होती है वो कितनी आती है, दोनों को ऐड करके निकालेंगे, JP प्लस JN। अगर ये सारे जो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं n, अगर ये n इवन आ जाता है, सबको ऐड करने पे इवन वैल्यू आती है, तो यहाँ पे स्पिन क्या बन जाती है, JP माइनस JN। क्योंकि ऑड ऑड न्यूक्लियाई है, तो ऑड ऑड न्यूक्लियाई में स्पिन निकालने का तरीका ये भी होता है। एक और तरीका होता है, हम इसी से चलते हैं, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं, हमें LP, P प्रोटॉन के लिए L की वैल्यू पता है, न्यूट्रॉन के लिए भी पता है, दोनों 0 है। J हमें निकालना पड़ेगा, J कहाँ से आता है, ये जो नीचे वैल्यू लिखी होती है ये J की वैल्यू ही होती है। तो प्रोटॉन के लिए J की वैल्यू कितनी है, हाफ, और न्यूट्रॉन के लिए भी कितनी है, हाफ ही है। तो हम इस n की वैल्यू चेक करते हैं कि कितनी बन रही है, सब क्वांटम नंबर, सब स्पिन्स को ऐड करके, L की वैल्यू और J की वैल्यू ऐड करके इस n की वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, JP कितना है, हाफ, JN इज हाफ, LP इज 0, LN इज 0। तो इसको जब मैंने ऐड किया क्या मिला, 1, 1 इज ऑड। तो ऑड के केस में स्पिन कैसे निकालना है, JP प्लस JN करके करेंगे, तो हमारे पास स्पिन है वो ड्यूट्रॉन की निकल आएगी। तो JP प्लस JN हमने जब ऐड किया, तो जो टोटल स्पिन है वो कितनी निकली हमारे पास, JP इज हाफ, n के लिए J की वैल्यू 1/2, तो दिस विल बी 1। तो स्पिन ड्यूट्रॉन की कितनी है, 1 है, मतलब ये रीजन स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब पैरिटी और स्पिन का कोई लेना देना नहीं, कि जो असर्शन की स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, रीजन की भी ट्रू है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, असर्शन का। पैरिटी डिफरेंट कंसेप्ट है, स्पिन डिफरेंट कंसेप्ट है। हम रीजन में ये नहीं बता सकते कि अगर स्पिन ड्यूट्रॉन की 1 है तो पैरिटी पॉजिटिव आएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी आना चाहिए कि ए और आर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, बट आर जो है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो हमारे पास FCC स्ट्रक्चर है, उसके लिए हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं। सबसे पहली ऑप्शन है, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ विल बी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। हम जब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का रेसिप्रोकल लैटिस देखते हैं, तो वो हमें BCC मिलता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमारा आंसर नहीं है ये। सेकेंड ऑप्शन है, एटम्स आर लोकेटेड ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, एक तो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे, दूसरा फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। फेस सेंटर्ड है ना ये, जैसे ये कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है और साथ ही में फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, given the two statements, all the crystalline substances are solids. Second statement is solid need not to be crystal. Which of the above statements is or are true? तो कौन सा statements यहाँ पे true है बताना है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे all the crystalline substances are solid, तो ये statement तो true है। crystalline structure में क्या होता है हमारे पास, regular arrangement होता है atoms का, इनफाइनाइट टाइम्स हम उसको पीरियोडिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, कि रेगुलर अरेंजमेंट एटम्स का रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऐसा ये जो अरेंजमेंट है वो सॉलिड्स के केस में ही देखने को मिलता है मोस्टली हमें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सॉलिड नीड नॉट टू बी क्रिस्टल, ये भी ट्रू है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सॉलिड हो उसमें हमें रेगुलर अरेंजमेंट मिले एटम्स का, हमें इरेगुलर अरेंजमेंट भी मिल सकता है, तो वो एमरफस सॉलिड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो जो जरूरी नहीं है कि जो सॉलिड है वो क्रिस्टल ही हो, हमेशा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है, ऑप्शन सी आएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन मेकिंग एन इंटरसेप्ट 2 एंगस्ट्रॉम 4 एंगस्ट्रॉम 6 एंगस्ट्रॉम ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल विद ABC इज गिवन एज। तो मिलर इंडिसेस हमें इस प्लेन के बताने हैं जिसके हमें इंटरसेप्ट भी गिवन है और क्रिस्टल कौन सा है, ऑर्थोरोम्बिक है। तो मिलर इंडिसेस निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास, दिस इज A over OX, B over OY, C over OZ। ABC यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे हमें गिवन है, तो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी, यहाँ पे हमें ABC की वैल्यूज गिवन है। OX OY OZ क्या है, ये इंटरसेप्ट्स। तो हम इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, हमारे पास मिलर इंडिसेस निकल आएंगे। तो A क्या है 1, OX फर्स्ट जो है देख लो, इंटरसेप्ट क्या बन रहा है 2, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 6 है, मैंने पहले फिल कर दी। इंटरसेप्ट क्या है, एक पे 2 बन रहा है, फिर 4, फिर क्या है 6, तो ये 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो मिलर इंडिसेस क्या मिले, 1/2, 1/2, 1। अब मिलर इंडिसेस फ्रैक्शनल में तो होते नहीं है, तो इस टर्म को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2। मिलर इंडिसेस क्या बने, 1 1 2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ द पॉइंट्स इन द प्लेन 100 of BCC lattice with the lattice parameter A equal to 2 angstrom will be। अब BCC लैटिस में हमें इस प्लेन के लिए डेंसिटी पॉइंट्स की बतानी है, पॉइंट्स मतलब जो एटम्स प्रेजेंट है इस प्लेन में उनके लिए डेंसिटी बतानी है। तो डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे बोल सकते हो प्लेनर डेंसिटी वर्ड भी यूज किया जाता है या डेंसिटी भी यूज किया जाता है वर्ड। वो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन, यहाँ पे वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है, डिपेंड करता है हमारा जो प्लेन है वो कैसा है। पहले हम प्लेन को प्लॉट बनाते हैं, इस तरफ x y और z, ये प्लेन मिलर इंडिसेस यहाँ पे गिवन है 100 प्लेन है। तो ये x एक्सिस के लिए पॉइंट गिवन है 1, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 मान के चलते हैं, यहाँ पे होगा। ये हमारे पास क्या है, 0 बन रहा है, इसका मतलब y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा, इंफिनिटी, क्योंकि देखो h k l कैसे निकालते हैं, a ओवर o x, b ओवर o y, c ओवर o z। तो अगर ये k की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू 0 कब मिलेगी, जब ये इंटरसेप्ट इनफिनाइट होगा, तभी तो ये k की वैल्यू 0 मिलेगी। और इनफिनाइट जब होता है तो वहां पे इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर इनफिनाइट है तो वहां पे हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर, ये रहा। इसी तरह से L की वैल्यू 0 है, मतलब Z एक्सिस पे इंटरसेप्ट इनफिनाइट होगा, मतलब Z के भी पैरेलल, Z एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ। तो प्लेन कुछ ऐसा दिखेगा, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो ये प्लेन है मेरे पास 100। अब इसमें पॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉइंट्स मतलब कि एटम्स कॉर्नर पे ही आएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने बने, कॉर्नर्स पे 4 एटम्स हैं, इन चारों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये आगे 4 यूनिट सेल से शेयर होंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या आएंगे, 4 कॉर्नर पे हैं इस प्लेन पे एटम, और चारों के चारों आगे 4 यूनिट सेल्स के साथ शेयर कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या आ गया, 1 आ। अब इसमें ये नहीं करना कि ये BCC लैटिस है तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो 2 होने चाहिए, हमें सिर्फ इस प्लेन के लिए पूछा गया है। हमने सबसे पहले प्लेन देखना है और प्लेन में एटम्स देखने हैं कि कैसे अरेंज है, कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 1 हो गए, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है प्लेन। तो इसका यहाँ पे एरिया आएगा, एरिया क्या आ जाएगा, 2 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या आ गई, 1/4 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। 1/4 यानी कि 0.25 इंटू 10⁻⁻20। तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी ऊपर लेके गया तो +20 हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 10⁻90। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 3D। 3D में हमारे पास नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम विद ब्राविस लैटिस इज, कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 3D में तो 7 होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक,
मोनोक्लिनिक, ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, यही होते हैं। और ये कितने बने हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बने। तो 3D में हमारे पास 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, तो ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर, कि 7 इसी में प्रेजेंट है। और इनके अंदर ब्राविस लैटिस जो होते हैं वो टोटल 14 मिलते हैं हमें, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटॉमिक बॉन्डिंग अराइजिंग ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड। अब दो एटम्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो उस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सरे ट्यूब इज 30 किलो वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 30 किलो वोल्ट, ठीक है, यानी कि 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट। हमें बताना है कि मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी। तो वेवलेंथ का रिलेशन क्या आएगा यहाँ पे, एच सी मिनिमम वेवलेंथ अपॉन ई इंटू, ये रिलेशन होता है हमारे पास। तो लैम्डा मिनिमम, एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8, ई इज चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और पोटेंशियल कितना गिवन है 30 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ऑप्शन ए मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंडामेंटल लॉ दैट शोज द डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे emitted by an element on its atomic number। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि जो फंडामेंटल लॉ है वो फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी किसके ऊपर शो कर रहा है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो वो लॉ कौन सा है, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ तो है ही नहीं, ब्रैग्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है, 2d sin थीटा इज n लैम्डा। यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, एटॉमिक नंबर भी नहीं है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी नहीं है। आइंस्टाइन इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, दैट इज कि जो काइनेटिक एनर्जी है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। फिर हम इसमें इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में भी इक्वेशन लिखते हैं, वो सारी इक्वेशंस आती है यहाँ पे। तो एटॉमिक नंबर का तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट भी नहीं आएगा, ये तो हमें शिफ्ट बताता है कितना वेवलेंथ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर आएगा इसका मूजलेस लॉ। मूजलेस लॉ जो होता है, ये लॉ होता है, ये हमें फ्रिक्वेंसी की डिपेंडेंसी बताता है कि एटॉमिक नंबर पे कैसे वेरी कर रही है। तो ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। अगर हमें मूजलेस लॉ पता भी नहीं है, हमें बाकी 3 लॉज तो पता है ना, ब्रैग्स लॉ भी पता है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पता है, कॉम्पटन इफेक्ट भी पता है, इन तीनों में पता है कि फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी नहीं बताई गई है, तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर, मूजलेस लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के लिए हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट लैटिस। ये तो सही स्टेटमेंट है कि जो डायरेक्ट लैटिस का वॉल्यूम हमने देखा डायरेक्ट लैटिस में और यूनिट सेल का वॉल्यूम रेसिप्रोकल लैटिस में हम देखते हैं, ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखनी है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज ए डायरेक्ट लैटिस, ये भी सही है कि अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस का रेसिप्रोकल लें हमें डायरेक्ट लैटिस मिलता है, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। एवरी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ये भी सही है स्टेटमेंट, तो ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर, कि कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर डिफ्रैक्शन कंडीशन विद जी एज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। कौन सी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले अगर बात करें ए ऑप्शन की, दैट इज के माइनस के नॉट इज जी। के यहाँ पे इंसिडेंट वेव वेक्टर है और के नॉट स्कैटर्ड वेव वेक्टर है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कंसीडर करते हैं। और के का मैग्नीट्यूड और के नॉट का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये कब आता है, जब इलास्टिक स्कैटरिंग होती है तब बोलते हैं हम, ठीक है। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिगार्डिंग द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल।
असर्शन दिया गया आइंस्टीन मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट फील्ड्स एट लो टेम्परेचर। रीजन क्या दिया गया, इट अज्यूम्स दैट ऑल द एटॉमिक ऑसिलेटर्स वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले असर्शन पे फोकस करते हैं। असर्शन क्या दी गई है कि जो आइंस्टीन मॉडल है स्पेसिफिक हीट का वो लो टेम्परेचर पे फेल होता है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये, क्योंकि आइंस्टीन मॉडल ने हमें बताया ही नहीं। ये क्या बता रहा था कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है, थीटा ई बाई टी के साथ वेरी कर रही है आइंस्टाइन मॉडल के अकॉर्डिंग। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया था कि लो टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ट्यूब क्यूब के साथ वेरी करनी चाहिए लो टेम्परेचर। तो ये आइंस्टीन मॉडल तो फेल हो गया था लो टेम्परेचर के ऊपर। तो असर्शन की स्टेटमेंट जो है वो सही है। रीजन जो है वो भी सही है, क्योंकि आइंस्टीन ने अज्यूम क्या किया गया था कि जो सॉलिड के अंदर एटम्स होते हैं, जैसे ये एटम्स है, ये आपस में स्प्रिंग लाइक फोर्स के साथ कनेक्ट है, ये अजम्पशन ली गई थी, ठीक है। और एटम्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं सॉलिड में, ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। बेसिकली आइंस्टीन ने अज्यूम किया था कि ये कैसे ऑसिलेटर है, क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर है। क्वांटम ऑसिलेटर की तरह ये एटम्स वाइब्रेशंस कर रहे हैं यहाँ पे, और ये इंडिपेंडेंटली एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने अजम्पशन ली थी आइंस्टाइन ने अपने मॉडल में। तो ये अजम्पशन थी कि ये सारे जो एटम्स है ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं और वाइब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंटली एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, मतलब असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन ए आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि आइंस्टाइन मॉडल लो टेम्परेचर पे फेल इसी रीजन की वजह से हुआ था, क्योंकि आइंस्टाइन ने अज्यूम किया था कि जो एटम्स होते हैं वो ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट कर रहे हैं, बट वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं। अरे भाई इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं जब उनके बीच में फोर्स लग रही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है उसकी। तो फ्रिक्वेंसी तो जो है वो कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी भी कैसे होगी, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मोड्स यहाँ पे हम डील करते हैं, जिसको बाद में डिवाइस मॉडल आया था उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ये जो assertion और रीजन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द डिबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एट हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट अप्रोचेस टू। तो हाई टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कांस्टेंट होती है, दैट इज 3R। और ये ड्यूलिंग पैटेट लॉ था, क्लासिकल थ्योरी थी ड्यूलिंग पैटेट लॉ। उन्होंने बोला था कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सभी टेम्परेचर पे 3R ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई थी, क्योंकि लो टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंटली क्या आ रहा था कि स्पेसिफिक हीट टी क्यूब से वेरी करती है। तो इसी वजह से बाद में क्वांटम थ्योरीज आई। क्वांटम में भी हमारे पास आइंस्टाइन थ्योरी, फिर डिवाइस थ्योरी है। डिवाइस थ्योरी ने क्या बोला था कि डिवाइस थ्योरी भी यही एग्रीमेंट दे रही थी कि हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और कितनी होती है, 3R होती है। सो ऑप्शन डी आना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस ड्यू टू। तो पैरामैग्नेटिज्म क्यों अराइज करता है, इसका ऑप्शन ए आएगा, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। कि अगर हमारे पास यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से जो पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो हमें मटेरियल्स में देखने को मिलती है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये डायाटॉमिक डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करता है। तो बी ऑप्शन भी नहीं है। सी जो है वो भी नहीं है, ए ऑप्शन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास, साइन ऑफ हाल कोफिशिएंट विल डिटरमिन। अब जो हाल कोफिशिएंट होता है हमें पता है आर क्या होता है, 1/n e, ठीक है। एन नंबर डेंसिटी होती है चार्ज कैरियर्स की, और ई क्या हो गया, उनका ऊपर चार्ज हो गया। अब जब इसका साइन जो होता है वो हमें क्या बताता है, नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसका साइन हमें पॉजिटिव मिलता है तो मतलब यहाँ पे हमारे पास चार्ज कैरियर कौन से होंगे, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स होंगे, यानी कि होल्स होंगे यहाँ पे। तो साइन से हम जज करते हैं नेचर ऑफ चार्ज कैरियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज मोस्ट कॉमन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन इन कंजर्वेटिव सिस्टम। अब कंजर्वेटिव सिस्टम में हैमिल्टोनियन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। गलत है ये,
क्योंकि हैमिल्टोनियन जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी को। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर, कि जो हैमिल्टोनियन होता है कंजर्वेटिव सिस्टम में, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है, ये इसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट इज ट्रू फॉर डायनेमिकल वेरिएबल एफ एंड जी। तो पॉइजन ब्रैकेट की कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रू है एफ और जी के लिए, तो एफ जी की पॉइजन ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एफ, ये प्रॉपर्टी ट्रू है। क्योंकि देखो अगर मेरे को एफ और जी की पॉइजन ब्रैकेट लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगी, कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू, कर्ल जी बाय कर्ल पी, माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल पी, कर्ल जी बाय कर्ल क्यू, यही आएगा। अगर इस जी एफ के लिए मैं लिखूं तो वो क्या आ जाएगा, कर्ल जी बाय कर्ल क्यू, कर्ल एफ बाय कर्ल पी, माइनस कर्ल जी बाय कर्ल पी, कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी, कर्ल जी बाय कर्ल पी, कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू, माइनस ये फर्स्ट टर्म आएगी कर्ल जी बाय कर्ल क्यू, कर्ल एफ बाय कर्ल पी। तो ये देखो ये ऊपर वाली टर्म ही बन रही है, तो ये प्रॉपर्टी तो सही है। और ये क्या है हमारे पास, ए और बी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी जो है पॉइसन ब्रैकेट की यूज की गई है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसको ओपन कैसे किया गया है कि जैसे देखो ए एफ की एच के साथ, ठीक है, फिर प्लस बी जी की एच के साथ। अब ए और बी कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गए, एफ की एच के साथ आएगी और बी बाहर आया, जी सी एच के साथ आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी भी सही। और ये जो सी ऑप्शन है ये क्या है हमारे पास, ये भी सही है, ये जैकोबी आइडेंटिटी है, हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एफ जी एच, और ये एच एफ जी हो जाएगा, फिर जी यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो एफ। ठीक है, ये भी सही है, तो इस ये तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्विंग हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन सॉल्व करने का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो ये डायरेक्टली गिव्स ट्रेजेक्टरी विदाउट रिक्वायरिंग द मूवमेंट, तो ये भी सही है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम ट्रेजेक्टरी जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, हमें मोमेंटम की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रेजेक्टरी हमें यहाँ पे इजिली पता चल जाएगी। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डायनेमिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन एस इज अननोन, ये भी सही है, ये कंप्लीट सोल्यूशन हमें बता देता है। देन सी ऑप्शन क्या है, इट कनेक्ट्स क्लासिकल मैकेनिक्स विद द क्वांटम मैकेनिक्स सिंस एस प्लेज द रोल सिमिलर टू फेस ऑफ द वेव फंक्शन, ये भी सही है, क्योंकि जैकोबी इक्वेशन में हम एस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको एक्शन भी बोला जाता है, तो ये कनेक्ट करता है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स को, तो इसका ऑप्शन डी आना चाहिए, ये सारी जो स्टेटमेंट्स है वो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सही नहीं पूछा बट फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा है, तो ये तीनों जो ऑप्शंस है ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ही है यहाँ पे, तो डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, हैमिल्टन प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट में अप्लाई करते हैं, तो ये हमें एक्शन इंटेग्रल है यहाँ पे एल क्यू क्यू डॉट टी डी टी। अगर वेरिएशन हम डेल्टा क्यू लेते हैं तो वो एंड पॉइंट पे अगर वैनिश होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीड्स टू यूलर लैग्रेंज इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे ये वेरिएशन लेते हैं डेल्टा क्यू, स्मॉल वेरिएशन हमने ली यहाँ पे डेल्टा क्यू ली, और एंड पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वैनिश हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक्सट्रीमिमम की कंडीशन आ रही है, एक्सट्रीमिमम की कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि यूलर्स लैग्रेंजियन इक्वेशन की कंडीशन हमें ये मिलती है, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। कि एस में अगर हम थोड़ा सा भी चेंज ले वो जीरो आ रहा है फॉर आर्बिट्ररी डेल्टा क्यू, और ये डेल्टा क्यू की वेरिएशन जब हम लेते हैं वो एंड पॉइंट पे वैनिश होती है, एक्सट्रीमम की कंडीशन मिलती है, तो उस सिचुएशन में हमें यूलर लैग्रेंज इक्वेशन की कंडीशन मिल जाती है, दैट इज ऑप्शन बी। कि देखो ये बेसिकली ऐसे ही है, एक्शन इंटेग्रल है ना ये एल डी टी, तो क्यू में वेरिएशन लिया तो ऑब्वियस है एस में भी वेरिएशन आएगी ना, सो दैट इज ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द हैमिल्टन मैकेनिक्स कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम क्यू आई पी आई टू न्यू वेरिएबल कैपिटल क्यू कैपिटल पी सच दैट हैमिल्टन इक्वेशन प्रिजर्व देयर फॉर्म।
अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते हैं, वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, हम ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाते हैं। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है तो हैमिल्टन इक्वेशन जो है वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंश्योर्स द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। तो हमें कैसे पता चलता है, कौन सी कंडीशन से पता चलता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है वो कैनोनिकल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी आएगा, दैट इज करेक्ट आंसर। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अब हम एक तो ये कंडीशन चेक करते हैं कि Q और P का जो पॉइसन ब्रैकेट है वो 1 आना चाहिए। ये QI PJ लिखा है तो मतलब सेम सेम होने चाहिए। अगर आप x इंटू पी एक्स देख रहे हो तो वो 1 मिलना चाहिए, y इंटू पी वाई देख रहे हो 1 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है ना, i और j इक्वल होंगे तभी तो ये हमारे पास पॉइसन ब्रैकेट 1 मिलेगी, ठीक है। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है कि ये जो पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू वो 1 आनी चाहिए Q और P की। दूसरा, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है तो हैमिल्टन इक्वेशन जो है वो प्रिजर्व रखती है अपनी फॉर्म, उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पे विच इज इक्वल टू प्रिजर्विंग द फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट। सो Q की Q के साथ 0, P की P के साथ 0, बट Q की P के साथ हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है, डेल्टा IJ के इक्वल। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन फॉर द सिस्टम विद द हैमिल्टोनियन एंड प्रिंसिपल फंक्शन एस इज गिवन बाय। ये HJ इक्वेशन गिवन है, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस एस के बारे में पूछा गया है। तो एस जो होता है बेसिकली क्या होता है, एक जनरेटिंग फंक्शन होता है, ये ट्रू है स्टेटमेंट, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस में ही आता है। एस क्या रिप्रेजेंट करता है, जनरेटिंग फंक्शन होता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसकी वजह से हैमिल्टोनियन जो होता है दैट इज रिड्यूसेस टू 0। तो ए ऑप्शन तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में काउंट होगा। सेकेंड है हमारे पास कि ये जो एस होता है ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है। हम लिखते हैं ना एस क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन एल डी टी, ये एक्शन इंटेग्रल आ गया हमारे पास, सिस्टम के एक्शन के बारे में हमें यहाँ पे पता चल रहा है। और ये किसका फंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन होता है, बिल्कुल सही है ये भी। डायरेक्टली गिव्स अ मोमेंटम p थ्रू दिस, और ये भी रिलेशन होता है कि अगर मेरे को मोमेंटम निकालना है तो मैं कर्ल s बाय कर्ल q करूंगी तो मेरे पास मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये तीनों जो है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इस फंक्शन x की। तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट एफ एंड जी बी द टू डायनेमिकल वेरिएबल्स। पॉइसन ब्रैकेट जो है वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये रिलेशन गिवन है, पॉइसन ब्रैकेट हम कैसे ओपन करते हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा गया है। तो ये ऑप्शन ए तो ट्रू है, ठीक है। अगर हम एफ और जी की पॉइसन ब्रैकेट लिख रहे हैं, जी और एफ की करेंगे उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो यही मिलेगा, तो ये तो क्लियर है यहाँ पे, ये ऑप्शन ए तो प्रॉपर्टी ट्रू है। और सेकंड यहाँ पे क्या है, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन की गई है पॉइसन ब्रैकेट की, और ये भी ट्रू है, ठीक है। सी क्या है यहाँ पे, ये जैकोबी आइडेंटिटी है, ये भी ट्रू है। ये अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया ये सारे ऑप्शंस तो वही हैं, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज तो सही है पॉइसन ब्रैकेट की। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो गलत है, नॉट ट्रू, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। क्योंकि अगर हम किसी भी डायनेमिकल वेरिएबल की उसी के साथ पॉइसन ब्रैकेट लेते हैं तो वो 0 आनी चाहिए ना, क्योंकि देखो इसको जब आप ओपन करोगे क्या आएगा, कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू, कर्ल एफ बाय कर्ल पी, माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल पी, कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू, तो ये तो 0 बनना चाहिए ना, एफ क्यू मिलेगा यहाँ पे। तो ये डी ऑप्शन क्या आएगा, गलत स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंसीडर द 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर विद द हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हैमिल्टोनियन गिवन है, यूजिंग द हैमिल्टन्स इक्वेशंस व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू पूछी। हमें पता है कि हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, क्यू डॉट किसके इक्वल होता है, कर्ल एच बाय कर्ल पी, और पी डॉट किसके इक्वल होता है, माइनस कर्ल एच बाय कर्ल क्यू। तो निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास एच गिवन है, कर्ल एच बाय कर्ल पी क्या आएगा, देखो जरा यहाँ पे पी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लिया तो वो पी बाय एम बन जाएगा। तो ये क्यू डॉट की वैल्यू आ गई है। तो क्यू डॉट क्या मिल रहा है, पी बाय एम। तो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है ये। तो ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि ओमेगा स्क्वायर पी भी नहीं है, एम पी भी नहीं है, क्यू बाय एम भी नहीं है, तो बी सी डी तो है ही नहीं। तो इसी से हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया। अगर निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं, कर्ल एच बाय कर्ल क्यू निकालो, क्या आएगा यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू। अब ये पी डॉट यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तो पी डॉट क्या आ जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर क्यू। तो ये पी डॉट की वैल्यू आ गई। सो ऑप्शन ए ही आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है।
Q दिया गया है, P दिया गया है विद न्यूमेरिकल वैल्यू, A की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 2, फॉर द कैनोनिकल वेरिएबल्स QP विद फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट QP इज इक्वल टू 1, कैपिटल Q कैपिटल P की पॉइजन ब्रैकेट जो है वो फाइंड करनी है और बताना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। तो पहले तो चलो पॉइजन ब्रैकेट निकाल लेते हैं Q और P की। तो ये क्या आएगा, कर्ल Q बाय कर्ल Q, कर्ल P बाय कर्ल P माइनस कर्ल Q बाय कर्ल P, कर्ल P बाय कर्ल Q। ठीक है, अब कर्ल Q बाय कर्ल Q, Q को विद रिस्पेक्ट टू Q करेंगे, Q क्या गिवन है A इंटू Q, कर्ल Q बाय कर्ल Q किया तो क्या आएगा A। ठीक है, तो ये A आ गया। कर्ल P बाय कर्ल P करना है तो कैपिटल P कितना गिवन है, स्मॉल p बाय A, तो कर्ल P बाय कर्ल P किया तो ये क्या मिला 1 बाय A, तो ये 1 बाय A आ गया माइनस कर्ल Q बाय कर्ल P, अब Q में तो P है ही नहीं तो ये जीरो होगी टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास Q और P की पॉइजन ब्रैकेट क्या बन गई, A इंटू 1 बाय A से A कैंसिल हो गया तो Q और P की पॉइजन ब्रैकेट क्या आ रही है 1 आ रही है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो जब भी पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू 1 आती है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होती है। सो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर द पार्टिकल इन द सेंट्रल पोटेंशियल, सेंट्रल पोटेंशियल में पार्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कांस्टेंट ऑफ मोशन। अब जब सेंट्रल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो V है पोटेंशियल है वो सिर्फ R के ऊपर डिपेंडेंसी शो करेगा। अब जो यहाँ पे फोर्स लगेगी वो भी कैसी फोर्स होगी, सेंट्रल फोर्स होगी। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स होती है वो सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंसी शो करती है, आर का ही फंक्शन होती है। और ये जो सेंट्रल फोर्स होती है ना, इसके केस में हमारा जो टॉर्क होता है वो जीरो लगता है। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल सेंट्रल पोटेंशियल में है, सेंट्रल पोटेंशियल मतलब सेंट्रल फोर्स यहाँ पे लग रही होगी, सेंट्रल फोर्स जो होती है वो फोर्स होती है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मान लो इस पॉइंट पे की तरफ वो पॉइंट आउट करें, हम फोर्स देख रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पे, तो F जो है वो R का फंक्शन होगी, यहाँ पे डिस्टेंस का फंक्शन होगी। तो ऐसी फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। और जब भी सेंट्रल फोर्स का मोशन हम देखते हैं वहां पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। अगर टॉर्क जीरो होता है, हमें पता है टॉर्क किसके इक्वल होता है, dl बाई dt। तो अगर टॉर्क जीरो है यहाँ पे, अगर टॉर्क जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे dl बाई dt क्या आ गया जीरो, मतलब कि किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव कब जीरो होता है, जब वो कंजर्व होती है। तो मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है कि जब भी सेंट्रल फोर्स के साथ हम डील करते हैं तो सेंट्रल फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जब टॉर्क निकालते हैं वो जीरो आता है। और टॉर्क जीरो होने का मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a system has three spin states s1 s2 s3, system is prepared in the state, system की तीन states हमें given है और system की state भी हमें पूरी given है। ये probability बताना है कि when the spin of system is measured it will be in s2 state। तो probability क्या बतानी है कि जब हमने spin measure की तो वो s2 state में होनी चाहिए spin। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो wave function जो state given है वो हमें ये given है। तो सबसे पहले तो इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, यानी कि ये जो C की वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यहाँ पे कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे तो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, स्टेट डिफरेंट स्पिन स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉफिशिएंट के मॉड का स्क्वायर देखते हैं ना, वो कॉफिशिएंट के मॉड का स्क्वायर लेंगे 1 के इक्वल आना चाहिए। यही आती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जब हम मिक्स्ड स्टेट के लिए क्वेश्चन डील करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, C मॉड स्क्वायर हो गया। यहाँ पे S1 का कॉफिशिएंट क्या है 1, इसका स्क्वायर, S2 का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर, प्लस S3 का कॉफिशिएंट 3 तो 3 का स्क्वायर, दिस इज 1। तो यहाँ पे C मॉड स्क्वायर कितना मिला, 9 प्लस 4 13, 14 इक्वल टू 1। तो C मॉड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 बाय 14। और यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय रूट 14। ठीक है, तो 1 बाय रूट 14 हम यहाँ पे स्टेट में फिल कर देते हैं। मैं इस पार्ट को इरेज कर देती हूँ, मेरे को अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से पहले हमें क्या करना होता है, स्टेट को नॉर्मलाइज करना होता है। अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है, वही चीज हमने यहाँ पे की है। सबसे पहला स्टेप तो क्वांटम में यही होता है। तो C की वैल्यू यहाँ पे फिल की 1 अपॉन रूट 14, दिस इज 1 S1 2 S2 प्लस 3 S3 स्पिन स्टेट।
अब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है कि जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब हमने स्पिन मैयर की वो S2 स्टेट में आनी चाहिए, S2 स्टेट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ का मॉड का स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी ही बताएगी। ठीक है, यूजुअल फॉर्मूला से अगर हम करना चाहें वो यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो सीधा ट्रिक से क्वेश्चन कर लेंगे। ट्रिक क्या लगती है, जब भी स्टेट हमें मिक्स्ड फॉर्म में ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में गिवन है ये स्टेट, तो यहाँ पे जब हमें किसी भी स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो कोफिशिएंट के मॉड का स्क्वायर कर देते हैं। अब S2 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2/√14, इसका स्क्वायर कर दो मॉड स्क्वायर, तो ये 4/14 आ गया, यानी कि 2/7। तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हु हैव ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन हमें देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। H अपॉन पी होती है, P का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है, P इज √2 me ना, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या आ जाएगी, H अपॉन √2 me। अब इसमें हम वैल्यूज फिल कर देते हैं, 6.63, 10⁻⁻34, दिस इज √2। मास हमने फिल किया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, और एनर्जी कितनी है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉउल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, इसी के इक्वल होता है। तो जॉउल में क्योंकि सारी वैल्यूज हमने इस सिस्टम में ली है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉउल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये सारी कैलकुलेशन जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा वेवलेंथ का, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अनफर्स्ट थ्योरम। अनफर्स्ट थ्योरम की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि देखो अनफर्स्ट थ्योरम जो होती है वो क्या बताती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक ऑपरेटर्स, ये थ्योरम होती है। ये अनफर्स्ट थ्योरम होती है, और ये क्या शो करती है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है क्वांटम ऑपरेटर्स की, जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं ये अप्रोक्सीमेटली क्लासिकल मैकेनिक्स ही ओबे करते हैं जब वे पैकेट लोकलाइज होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये कम्यूटेटिंग ब्रैकेट है, कम्यूटेटिंग ब्रैकेट और पॉइजन ब्रैकेट का रिलेशन हमें पता है, तो यहाँ पे हम पॉइजन ब्रैकेट भी फिल करते हैं, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो कर रही है अप्रोक्सीमेटली ये रिजल्ट। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब भी क्वांटम ऑपरेटर की निकालते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली किसको फॉलो कर रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स को, कब, जब वेव पैकेट लोकलाइज होगा। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, spherical harmonics are eigen functions of certain operators in quantum mechanics, which of the following statement is true। तो जो spherical harmonics होता है ये किसका आइगन फंक्शन होता है, ये L स्क्वायर का आइगन फंक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर, क्योंकि स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो होता है एल स्क्वायर का आइगन फंक्शन होता है। एल स्क्वायर ऑपरेटर जो है YLM पे जब ऑपरेट करता है तो एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू आती है L इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, और ये आइगन फंक्शन है YLM ऑफ थीटा फाई, ऐसे ऑपरेशन हमें देखने को मिलता है। तो एल स्क्वायर का आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू इज दिस। ठीक है, एंड आइगन फंक्शन ये LZ का भी होता है। LZ जब ऑपरेटर YLM थीटा फाई स्फेरिकल हार्मोनिक्स के ऊपर काम करेगा तो LZ की आइगन वैल्यू M के ऊपर डिपेंड करती है, तो M इंटू एच कट इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी, और आइगन फंक्शन एज इट इज, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी LZ की MH कट, तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम के लिए कंसीडर द स्टेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर L इक्वल टू 1, रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू बता। अब जो रेडियल वेव फंक्शन होता है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास जनरल रिलेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2r/n a0 की पावर l, एक्सपोनेंशियल की पावर -rn/a0, और यहाँ पे लॉगरिथम पॉलिनोमियल। इसमें हम जब वैल्यूज फिल करते हैं हमारे पास r31 आ जाएगा। ठीक है, और जो r31 की करेक्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन बी है, यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द फ्री पार्टिकल है जिसका मास m है, पोजीशन ऑपरेटर इन हेजनबर्ग पिक्चर एट टाइम t इज गिवन बाय।
तो पोजीशन ऑपरेटर जो है वो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइजेनबर्ग पिक्चर, हाइजेनबर्ग इंटरेक्शन, हाइजेनबर्ग पिक्चर। तो टी टाइम जीरो पे इसकी वैल्यू एक्स नॉट है। मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो कांस्टेंट है विद द टाइम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स एक्स एच ऑफ टी। तो मतलब हमें इस ऑपरेटर की वैल्यू निकालनी है पोजीशन ऑपरेटर की टी टाइम पे। तो हम यहाँ पे ये थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो पोजीशन ऑपरेटर होता है इसके टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑपरेटर ले लेते हैं। अब जो पोजीशन ऑपरेटर है इसकी टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो इसका ये क्या आएगा, जीरो बन जाएगा। तो हमें सिंपली किसको सॉल्व करना है, हमें बस इस चीज को सॉल्व करना है, 1/आइटा एच कट। अब पोजीशन ऑपरेटर की हैमिल्टोनियन के साथ हमें क्या निकालनी है, कम्यूटेटिंग ब्रैकेट निकालनी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हैमिल्टोनियन लिखना पड़ेगा। हैमिल्टोनियन क्या होता है, एनर्जी ऑपरेटर। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि वो फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल होता है वो जीरो आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन है वो सिर्फ किसके इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, यानी कि पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ पे पॉइजन कम्यूटेटिंग ब्रैकेट x की पी स्क्वायर बाय 2m के साथ हम निकाल लेते हैं क्वांटम ऑपरेटर के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2m तो कांस्टेंट है, x की पी स्क्वायर के साथ हमें क्या निकालनी है, कम्यूटेटिंग रिलेशन। तो ये हमारे पास आया, दिस इज 2p इंटू आइटा एच कट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिंग रिलेशन क्या मिला यहाँ पे, दैट इज p ऑपरेटर अपन m इंटू आइटा एच कट। अब हम वैल्यू फिल कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, d बाई डी टी ऑफ पोजिशन ऑपरेटर 1/आइटा एच कट। यहाँ पे कम्यूटेटिंग रिलेशन क्या आया, p बाई m आइटा एच कट। आइटा एच कट से आइटा एच कट कैंसिल, तो d बाई डी टी ऑफ पोजिशन ऑपरेटर, दिस इज p बाई m। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ ले, यहाँ पे p/m dt इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ, एट टाइम t जीरो से लेके एट टाइम t तक। ठीक है, और मोमेंटम यहाँ पे dt है, t के ऊपर इंटीग्रेशन है तो 0 टू t लिमिट जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। P उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, m भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर। तो बचा क्या, सिर्फ dt, dt की इंटीग्रेशन t और लिमिट्स फिल की तो t माइनस जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे t टाइम पे x की वैल्यू क्या आ गई, x ऑफ जीरो प्लस p बाई m इंटू टी। तो जीरो टाइम पे हमें यहाँ पे x पोजीशन ऑपरेटर की वैल्यू x नॉट गिवन है क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हम देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन ए। ये पी एच एच नीचे यहाँ पे होगा छोटा सा, ऐसे रिप्रेजेंटिंग मोमेंटम ऑपरेटर इन हिल्सनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल स्क्वायर, ये हमें गिवन होता है, हमें कम्यूटेटिंग ब्रैकेट फाइंड करनी है। तो एक तो ये सीधा ही रिजल्ट हमने याद कर सकते हैं, एल स्क्वायर की एल एक्स के साथ जो कम्यूटेटिंग ब्रैकेट होती है वो जीरो होती है, सी आएगा इसका आंसर। अगर ये रिजल्ट हमें याद नहीं, हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पे एल स्क्वायर को फिल कर दो, एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर इंटू एल एक्स। फिर कम्यूटेटिंग ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, एल वाई स्क्वायर की एल एक्स के साथ फाइंड करेंगे, एल जेड स्क्वायर की एल एक्स के साथ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये तो जीरो आ जाएगा, सेम का सेम के साथ जीरो होता है। यहाँ पे हम एल वाई इंटू एल वाई लिख सकते हैं, ऑपरेटर है ना ये, एल जेड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कम्यूटेटिंग ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज लगा देंगे। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो उसको फर्स्ट पे रखना है, सेकंड पोजीशन पे ऑपरेटर है उसको सेकंड पे रखना है। पहले फर्स्ट के लिए निकाला, फिर सेकेंड के लिए निकाला, तो फर्स्ट पोजीशन वाला आगे ही लिखना है ऑपरेटर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमें ध्यान से लगानी होती है। LZ का LX के साथ सेकेंड पोजीशन वाला LZ ऑपरेटर, फिर सेकेंड पोजीशन पे जो LZ है वो उसकी लेंगे और LZ पहले लिख दिया। अब ये सारी रिजल्ट्स हम यहाँ पे जब फिल करेंगे क्या आएगा हमारे पास, LY का LX के साथ माइनस आइटा H कट LZ इज LX प्लस
एल वाई का एल एक्स के साथ माइनस आइटा एच कट, एल वाई पहले है तो एल वाई पहले लिखेंगे, इनका कम्यूटेटिंग रिलेशन एल जेड बनता है तो एल जेड प्लस एल जेड का एल एक्स के साथ आइटा एच कट एल वाई और एल जेड पीछे है, यहाँ पे एल जेड पहले है तो आइटा एच कट एल जेड पहले लिखेंगे, एल जेड की एल एक्स के साथ एल वाई बनेगा, तो ये टर्म्स कैंसिल हो रही है, आइटा एच कट एल वाई एल जेड, आइटा एच कट एल जेड एल वाई, तो आंसर 0 आ गया, तो ऑप्शन सी आएगा आंसर। नेक्स्ट है लैडर ऑपरेटर, जो है हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, फॉर द आइगन स्टेट एल एम ऑफ एल स्क्वायर एल जेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। हमें पता है कि एल पॉजिटिव जब एल एम ऑपरेटर पे ऑपरेट करेगा, कैट स्टेट पे एल एम कैट पे ऑपरेट करेगा, तो हमें आइगन वैल्यू क्या मिलती है, एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम इंटू एम प्लस वन एच कट, और ये एम को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और अगर एल नेगेटिव जो है वो एल एम कैट के ऊपर ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे आइगन वैल्यू मिलती है एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम इंटू एम माइनस वन एच कट, और एल नेगेटिव क्या होता है, लोअरिंग ऑपरेटर, एम की वैल्यू को डिक्रीज, तो ये किसके साथ मैच कर रहा है आंसर देख लेते हैं। एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम इंटू एम प्लस माइनस वन तो है ही, एच कट भी है, ये यहाँ पे आना चाहिए, वन कैट नहीं आना चाहिए, ये तो है नहीं, एम स्क्वायर वाली ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन ए आना चाहिए, बट यहाँ पे स्टेट आनी चाहिए एल एम प्लस माइनस वन कैट, ये बनना चाहिए, क्योंकि एम की वैल्यू चेंज होती है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन ए आना चाहिए इसका। नेक्स्ट है पार्टिकल विद स्पिन हाफ कंबाइंस विद पार्टिकल ऑफ स्पिन वन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये रिलेशन होता है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर निकालने का, तो फर्स्ट स्पिन पार्टिकल की हाफ है, सेकेंड स्पिन क्या है, वन है, इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं, वन बाई टू माइनस वन से लेके वन बाई टू प्लस वन, तो वन बाई टू माइनस वन वन बाई टू ही आएगा, मॉड है पॉजिटिव वैल्यू, वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू, वन बाई टू और थ्री बाई टू वैल्यू आएगी, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्टिकल इज इन द वन डी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ ए, तो वन डी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है जिसकी विड्थ क्या है, ए है, मतलब असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल गिवन है हमें, अनपर्टर्ब्ड नॉर्मलाइज्ड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, तो ये आइगन स्टेट गिवन है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन यही होता है, आइगन स्टेट है ये हमारे पास, ठीक है। पर्टर्बेशन दी गई है, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल सकते हैं इजीली, ग्राउंड स्टेट पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का, यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन लेना होता है, और ये पर्टर्बेशन है यहाँ पे लेनी होती है, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट कहाँ से स्टार्ट होती है, n इक्वल टू वन पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई वन जीरो एच डैश साई वन जीरो, एच डैश क्या है, पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन की वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, v नॉट एक्स बाई ए साई वन जीरो, अब v नॉट ओवर ए कांस्टेंट है, बाहर आ गए, दिस इज साई वन जीरो एक्स साई वन जीरो, अगर मैं इस टर्म को ध्यान से देखूं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसमें, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन किसके इक्वल बन गई, दैट इज v नॉट ओवर ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें देखनी है इस वेल के लिए। अब हमें पता है कि ये क्या है, एक आइगन स्टेट है, वेल की आइगन स्टेट है, और यहाँ पे हम ट्रिक लगा सकते हैं, आइगन स्टेट अगर हमें गिवन होती है तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है x की वो मिड पॉइंट पे आती है, मिड पॉइंट ऑफ वेल, अब मिड पॉइंट वेल का क्या है यहाँ पे a बाई टू, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x यहाँ पे क्या आ जाएगी, a बाई टू, तो a से a कैंसिल, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आया, v नॉट बाई, तो ये ट्रिक लगा के हम इजिली कर सकते हैं, ट्रिक भी तभी लग सकती है अगर हमें जो स्टेट गिवन है वो क्या होनी चाहिए, आइगन स्टेट होनी चाहिए, तो ये जो स्टेट गिवन है ये आइगन स्टेट है इस वेल की, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है वो हमेशा मिड में लाई करती है इस कंडीशन में, तो यहाँ पे आइगन स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो मिड पॉइंट यहाँ पे a बाई टू है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी, a बाई टू, तो इसमें वैल्यू फिल की, ऑप्शन ए आएगा इसका। नेक्स्ट है कंसीडर द क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर विद अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ये गिवन है और ये पर्टर्बेशन ऐड की गई है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी में पूछा गया है, निकाल लेते हैं। हमारे पास पर्टर्बेशन करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमें अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन लेना होता है, ठीक है।
अब ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आती है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज आ गई। एच डैश क्या है, परटर्बेशन लैम्डा x4। अब क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम n कैट से स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट को मैं 0 कैट लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट को मैं 0 कैट से ही रिप्रेजेंट करूंगी हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। तो ये लैम्डा बाहर आ गया, 0 कैट x4 0 कैट, ये क्या बन रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x4। अब हमें स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है वो पता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x4 का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, h कट ओवर 2m ओमेगा होल स्क्वायर, दिस इज 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3, ये रिजल्ट हमें पता है, ठीक है। अब n क्या है, यहाँ पे हमें किसके लिए निकालने के लिए बोला गया, ग्राउंड स्टेट के लिए, तो इसमें हम n की वैल्यू क्या करेंगे, 0 फिल कर देंगे, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x की पावर 4 क्या आ गई, h कट ओवर 2m ओमेगा होल स्क्वायर, यहाँ पे 6 n की वैल्यू 0 फिल की हमने और ये 3, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x की पावर 4, 3 h कट स्क्वायर अपॉन 4, ये 2 का स्क्वायर 4 m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अभी हमें इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगी। हमने सिंपली क्या करना है, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट में बन गई 3h कट स्क्वायर लैम्डा 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ऑप्शन ए आएगा। तो ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर पाते अगर हमें ये फॉर्मूला पता हो, तो ये रिलेशन हमें पता है, ये हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो याद रखने, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन x4 की एक्सपेक्टेशन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में क्या होती है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो इजीली हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वांटम सिस्टम कैन बी इन टू नॉर्मलाइज स्टेट psi1 psi2, तो क्वांटम सिस्टम दो नॉर्मलाइज स्टेट में है, psi1 और psi2 में, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जनरल स्टेट ऑफ सिस्टम इज, तो जो जनरल स्टेट होती है हम कैसे लिखते हैं, साई इज इक्वल टू दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा और यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, और ये जो C1 और C2 हम लिखते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली हमारी जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो स्टेट बनती है वो क्या होनी चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या आती है, जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन में हम स्टेट्स को लिखते हैं तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, कोएफिशिएंट के मॉड का स्क्वायर इसको ऐड करेंगे तो 1 बनना, तो ऑप्शन डी आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने स्टेट्स को लिख दिया, स्टेट को रिप्रेजेंट किया, और जो C1 C2 क्योंकि ये वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, अब ये स्टेट नॉर्मलाइज्ड भी तो होनी चाहिए, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन साथ में मेंशन कर दिया यहाँ पे, तो ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल हैज एवरेज लाइफ टाइम यहाँ पे गिवन है 1 × 10⁻⁻10 सेकेंड, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी पूछा है, तो डेल्टा टी इज कट बाय 2, ये रिलेशन होता है, डेल्टा ई क्या आ जाएगा, एच कट को h अपॉन 2 पाई लिख दूं तो h अपॉन 4 पाई, और ये डेल्टा टी, इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, h की वैल्यू फिल की 4, पाई की वैल्यू 3.14, डेल्टा टी फिल किया, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट नहीं बोलूंगी, मेरा जो एग्जैक्ट आंसर सॉल्व करके बना 3.3 × 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट बताना है, तो अप्रोक्सीमेट अगर चेक करें तो ये अप्रोक्सीमेट किसके साथ मैच करेगा, ऑप्शन सी के साथ, तो सी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बताना है, तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑप्शन सी के साथ हमने मैच कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर बोहर्स थ्योरी द विच स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल रीजन, अब बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताना है कौन सी सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है, तो विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज आती है, बाल्मर सीरीज, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर।